हेलो गाइस, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट पार्ट 7। गाइस, अभी तक हमने डिस्कस किया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थर्ड हो चुकी है। और इस ड्यूरेशन में यहाँ पर ब्रिटिशर्स डिसाइड करते हैं कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा 1935। और इस एक्ट में भी ऐसा कोई डिमांड नहीं मानी जाती इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और जिसको लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पर नाराज हो जाती है और ये बाइकआउट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बाइकआउट करती है तो इसी की एक पार्टी होती है, न्यू स्वराजिस्ट पार्टी। वो यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में लिखा होता है कि इलेक्शंस होंगे 1937 में। और ये पार्टी डिसाइड करती है कि हम ये इलेक्शन लड़ेंगे और जो भी बिल वगैरह पास होगा उसको लेकर हम यहाँ पर डेडलॉक के रूप में वर्क करेंगे, मतलब कोई बिल पास नहीं होने देंगे कोई जो हमारे इंडिया के अगेंस्ट होगा। पहले तो ये इनकी डिमांड को इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं मानती, फिर धीरे धीरे इंडियन नेशनल कांग्रेस भी थोड़ा पोलाइट होती है और ये भी पार्टिसिपेट करती है 1937 के इलेक्शन में। अब जब 1937 का इलेक्शन हो जाता है, इसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो कंप्लीट मेजोरिटी में जीत जाती है। दो तीन एरिया को छोड़कर वहाँ पर मुस्लिम लीग जीतती है, जैसे मैंने आपको बताया था, पंजाब वाला एरिया, बंगाल वाला एरिया। बाकी जगह इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत जाती है, ये मैं प्रीवियस सेशन में आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स जाते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ये अपना 28 मंथ्स का जो टेन्योर होता है इसमें बहुत सही सही डिसीजन लेते हैं। ये मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ ऑलरेडी। और ये 28 मंथ्स के बाद क्यों रिजाइन देते हैं? क्योंकि वर्ल्ड वार सेकेंड में ब्रिटिशर्स हम लोगों को बिना पूछे वर्ल्ड वार सेकेंड का पार्ट बना देते हैं इंडिया को। ठीक है, अब यहाँ पर पूछना किसको चाहिए था, इंडियन नेशनल कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स थे। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिशर्स कुछ भी ऐसा डिसाइड नहीं करते और वर्ल्ड वार सेकेंड का हमें पार्ट बना देते हैं। इसको लेकर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मिनिस्टर्स होते हैं वो नाराज हो जाते हैं, वो रिजाइन देते हैं। अब जब रिजाइन देते हैं तो मार्च 1940 को मीटिंग होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक, और उसके बाद हमने देखा कि अगस्त ऑफर आया। अगस्त ऑफर में जो 1940 में ही हुआ था, जो वाइसरॉय होते थे वो हम लोगों को यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस की देने की बात रखते हैं। अब डोमिनियन स्टेटस तो हम लोग डिमांड कर रहे थे 1928 में। अब 1928 में नेहरू रिपोर्ट में हमने डोमिनियन स्टेटस मांगा, उसके बाद हमने एक साल इंतजार करा, 1929 तक कोई ऐसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद 1929 से लेकर 1930 के बीच में गांधी जी ने एक साल दिया कि हमारी डिमांड को मान लो, लेकिन ब्रिटिशर्स ने डिमांड नहीं मानी। फिर 26 जनवरी 1930 को हमने फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे भी मनाया अपना, और यहाँ पर लीडर तो गांधी जी थे, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग डिमांड कर रहे हैं पूर्ण आज़ादी की। ठीक है, ऐसा हमें कोई डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए। डोमिनेंट स्टेटस क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, आधी अधूरी आज़ादी, लाइक जैसे आज की डेट में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के पास है। और उस टाइम हम डिमांड क्यों कर रहे थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स कनाडा और साउथ अफ्रीका को डोमिनेंट स्टेटस दे चुके थे। ठीक है गैस, अब 1930 के बाद हमारा तो बेसिकली एजेंडा क्लियर था, हमें आज़ादी चाहिए। अब अगस्त ऑफर में जब डोमिनेंट स्टेटस की बात करेगी तो यहाँ पर नेहरू जी तो बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इवन इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं, कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं और ये 1928 की बात को हम 1940 में क्यों मांगे। ठीक है, अभी तक हमको क्या चाहिए था? डोमिनेंट स्टेटस 1928 तक। अब 1948 में भी अगर हम डोमिनेंट स्टेटस देंगे तो ये तो गलत होगा, हमें तो यहाँ पर आज़ादी चाहिए। ठीक है, तो ये अगस्त ऑफर बिल्कुल फेल हो जाता है। अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब पार्ट 7 में हम कवर करेंगे डिमांड फॉर पाकिस्तान। ठीक है, अब डिमांड फॉर पाकिस्तान ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, लाइक जैसे एसएससी में, ईपीएफओ में और यूपीएससी में, तो खैर ये इंपॉर्टेंट है ही। लेकिन आप लोगों को एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें हिस्ट्री अगर आपका टॉपिक है तो आपको बेसिक आइडिया हर टॉपिक से होना चाहिए। ठीक है गैस, अब डिमांड फॉर पाकिस्तान की जो बेसिकली आइडियोलॉजिकल या फिर पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ये कब हमें देखने को मिला था? जब सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करी गई थी। अब सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कब करी गई थी? 1906 के ड्यूरेशन में, जब मुस्लिम लीग आई थी। उसके बाद ये सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे। फिर 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट को जो ब्रिटिशर्स हैं वो मान लेते हैं, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आता है, और इसको कहा जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इसमें फर्स्ट टाइम मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाता है। अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? मुस्लिम्स ही मुस्लिम्स को वोट देंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग समझते हैं कि जो आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड है मुस्लिम या फिर पाकिस्तान का, वो यहाँ पर सेटअप हो चुका है। ठीक है, अब एक पर्सन थे जिनका नाम है मोहम्मद इकबाल। इन्होंने 1930 में इलाहाबाद सेशन के दौरान फर्स्ट टाइम कहा
कि जो सेपरेट मुस्लिम स्टेट होना चाहिए, इन्होंने डिमांड करी कि सेपरेट मुस्लिम स्टेट होना चाहिए लेकिन अंडर इंडिया, इंडिया के अंडर ही रहेंगे लेकिन हमें एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट चाहिए। ये 1930 तक का सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही होती है और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के चलते हुए एक स्टूडेंट होते हैं इंग्लैंड में जिनका नाम है रहमत अली। ये वहाँ पर जो हमारे इंडिया से मुस्लिम डेलीगेट्स गए होते हैं उनको मिलते हैं, उनको मिलकर ये एक स्कीम बताते हैं कि हमें एक सेपरेट मुस्लिम नेशन बनाना होगा। और जो कहाँ से बनेगा, जहाँ पर पंजाब में जो मुस्लिम आबादी है वहाँ से, कुछ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जो या जिसको अफगानिस्तान प्रोविंस कहा जाता है, कश्मीर वाला एरिया, सिंध वाला एरिया और बलूचिस्तान। अब देखो जिसे पंजाब से पी लिया, ठीक है, और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर इसको छोड़ो, अफगानिस्तान से ए लिया, कश्मीर से के, ठीक है, और यहाँ से बलूचिस्तान से, ये यहाँ से देखो पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की ये इन्होंने डिमांड करी थी फर्स्ट टाइम रहमत अली ने, और रहमत अली ने ही प्रपोज किया था सेपरेट मुस्लिम स्टेट। और ये नेम पाकिस्तान कैसे रखा गया मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब 1933 में फर्स्ट टाइम डिमांड करी गई थी, ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, रहमत अली ने। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, उसमें इन्होंने बताया भी था नाउ और नेवर। और मार्च 1940 में कंप्लीटली मुस्लिम लीग के द्वारा अब किस तरह से सेपरेट नेशन बनेगा उसको यहाँ पर रखा गया। 1935 का जो एक्ट था उसको कम्प्लीटली यहाँ पर बाइकआउट करा गया, ठीक है। अब 1935 का एक्ट तो यही कहता है ना कि गवर्नमेंट के अंडर ही आप रहोगे, ब्रिटिशर्स के अंडर ही आप चलोगे, ठीक है। इस तरह से ब्रिटिशर्स ने 1935 का एक्ट था, मैं आपको कम्प्लीटली समझा चुका हूँ। अब मुस्लिम लीग ने लाहौर सेशन के दौरान, अब लाहौर सेशन में जो सेपरेट पाकिस्तान बनेगा इसको लेकर कुछ ना कुछ पॉइंट्स रखे होंगे कि हम एक अलग नेशन बनाना चाहते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉइंट्स रखे होंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पॉइंट्स किसने रखे थे, ये मतलब जो फ्रेमवर्क था वो किसने डिज़ाइन किया था। तो मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, आपने याद रखना है, मोहम्मद जफरुल्लाह खान, और एक बंगाल के प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था AK फजलुल हक। ये बंगाल के प्राइम मिनिस्टर थे AK फजलुल हक, मोहम्मद जफरुल्लाह खान। ये दो पर्सन के द्वारा एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन करा गया था कि किस तरह से हमें पाकिस्तान को सेपरेट करना है इंडिया से। टू नेशन थ्योरी आप समझ सकते हो। और ये जो लाहौर सेशन हो रहा था इसको प्रेसिडेंट, मतलब यहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे मुस्लिम लीग के, मोहम्मद अली खान जिन्ना। और ये फाइनली 22 से लेकर 24 मार्च तक डिसाइड कर लिया जाता है, एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करता है मुस्लिम लीग और यहाँ पर सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड करता है, ठीक है, और रिजेक्ट करता है 1935 का जो एक्ट था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अब डिमांड हो चुकी है, अब ये हम नेक्स्ट सेशन में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। मोहम्मद अली खान जिन्ना की जो स्पीच थी उसको लेकर जो यहाँ के जितने भी एरियाज़ में मुस्लिम्स रहते थे उनके मन में भी भावना आ गई थी कि अब हमें इंडिया से सेपरेट होना है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे क्रिप्स मिशन, ठीक है। क्रिप्स मिशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब क्रिप्स मिशन ये क्यों आया, क्या इसका रीज़न था, मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर होता क्या है, इंडिया की जो पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस वो डिमांड कर रही होती है कि हमें यहाँ पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। और ब्रिटिशर्स बहुत चालाक होते हैं, ब्रिटिशर्स को लगता है कि अगर हम इंडिया की सपोर्ट नहीं लेंगे ना तो हम ये वार में कहीं ना कहीं हार जाएंगे। अब ये वार का जो सिनेरियो है मैं आपको आज ही डेली डोज के सेशन में समझाऊंगा, वहाँ आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। जर्मनी का डोमिनेंस बढ़ता जा रहा था। इधर से अगर हम एशिया में बात करें तो जापान यहाँ पर जो इम्पीरियलिज्म की थ्योरी है इसको लेकर आगे बढ़ रहा था, म्यांमार को जीत चुका था। अब चाइना के भी कुछ एरियाज या फिर चाइना को भी ऑक्यूपाई कर चुका था। इधर से जो यूके है उसका दुश्मन कौन था, जापान, ठीक है। अब यूके को अपना अगर डोमिनेंस दिखाना है, अपना मतलब अपनी पावर को दिखाना है सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो उसको इंडिया की सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इसको लेकर क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन यहाँ पर किससे बात करेगा, ऑब्वियसली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस उससे यहाँ पर चर्चा करेगा और जो डिमांड है वो अपनी रखने की कोशिश करेगा, और ये डिमांड को फाइनली इंडियन नेशनल कांग्रेस ठुकरा देती है। अब डिमांड क्या है, वही जो अगस्त ऑफर में हमें रखी गई थी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोगों को डोमिनेंस स्टेटस की, देखो यहाँ पर ड्राफ्ट डिक्लेरेशन जो क्रिप्स ड्राफ्ट था इसमें हमें प्रॉमिस करा गया कि हम आपको डोमिनेंस स्टेटस दे देंगे आफ्टर वार, और साथ साथ यहाँ पर आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, ठीक है। अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो यहाँ पर बहुत
समझदार, और यहाँ पर एक ही पर्सन थे जो बहुत ही अच्छे से चीज़ों को यूटिलाइज करते थे, समझते थे। महात्मा गांधी जी ने कहा कि अब ये वार कब खत्म हो हमें थोड़ी पता है। वर्ल्ड वार 1 भी इतना लंबा चला था, 4 साल 3 महीने, और सेकेंड वर्ल्ड वार में तो जो डोमिनेंस है वो ऑब्वियसली मतलब हथियार वगैरह एडवांस टेक्नोलॉजी के आ चुके हैं। पता नहीं कब खत्म हो, और ख़त्म हो ये हमें पता हो ना हो, क्योंकि उस टाइम कम्युनिकेशन इतना खास कोई ना होता था। तो इस वार के बाद हम लोगों को ऐसा गारंटी नहीं है। और असली बात यह है कि जो जापान है वो इंडिया के बॉर्डर पर खड़ा हो चुका था आकर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डर था कि हम यूके से तो अपने आप को आज़ाद अभी तक करा नहीं पा रहे हैं, ऊपर से अगर जापान आ गया तो हम जापान के अंडर चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला क्रिप्स मिशन को कि हम आपकी ऐसा कोई डिमांड नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने कुछ डिमांड्स और भी रखी थी, लाइक ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाइए यहाँ पर। अब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के साथ इन्होंने कहा विद टर्म्स एंड कंडीशन। जैसे हम लोग आज शॉपिंग के लिए जाते हैं बाहर, तो आप लोग एक देखते होंगे टर्म्स एंड कंडीशन, है ना, और वहाँ पर जो कंपनी की पॉलिसी होती है वो प्राइवेट या फिर हिडन रूप में हम लोगों को बाद में पता लगती है। तो ऐसे ही ब्रिटिशर्स बहुत चलाक थे। तो क्रिप्स मिशन में एक तो इन्होंने कहा कि चलो हम आपको डोमिनेंस स्टेटस दे देंगे। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पर एक पॉइंट रखा कि इंडिया एक यूनियन होगा विद डोमिनेंस स्टेटस, एंड साथ साथ यहाँ पर जो सेपरेट रहना चाहते हैं प्रिंसी स्टेट या फिर जो प्रोविंस सेपरेट रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, और उनका हम अलग से यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मदद करेंगे, मतलब वो अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर समझ रहे हो, एक तो यहाँ पर ड्राफ्ट में रखा गया डोमिनेंस स्टेटस दे देंगे। अब डोमिनेंस स्टेटस देंगे इंडियन यूनियन को जो यहाँ पर सेपरेट रहना चाहते हैं, प्रिंसी स्टेट्स और जो प्रोविंस स्टेट वो रह सकते हैं, ये भी अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, और नाम क्या रहेगा, इंडियन यूनियन। ठीक है, अब इस चीज़ को लेकर जो डिमांड कर रहे थे पाकिस्तान की, वो तो यहाँ पर खुश हो जाते हैं, लेकिन जब उनको पता लगता है कि यहाँ पर इंडिया यूनियन के अंडर हमें रहना होगा, तो वो ये इस चीज़ से नाराज हो जाते हैं और वो भी इसका बायकॉट करते हैं जो क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो वाइसरॉय है उसकी पावर को ख़त्म नहीं करा जाएगा। यहाँ देखो, ब्रिटिशर्स वुड कंटिन्यू टू एक्सरसाइज सोल कंट्रोल ओवर द डिफेंस ऑफ द कंट्री। एक तो डिफेंस में हमारी पावर बनी रहेगी, और जो वाइसरॉय है ये भी जो इसकी पावर है वो भी ख़त्म नहीं होगी। और यहाँ पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जाएंगे वो नॉमिनेटेड तरीके से जाएंगे। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस कह रही है अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना रहे हैं तो यहाँ पर नॉमिनेटेड क्यों जाएं हम। ठीक है, यहाँ पर हम डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जाएंगे। अब इलेक्शन होगा तो यहाँ पर डेमोक्रेसी आएगी, और डेमोक्रेसी के खिलाफ कौन थे, ब्रिटिशर्स चल रहे थे। और ब्रिटिशर्स ने ऐसा कुछ भी नहीं डिमांड करी जो हम लोगों को, या फिर कुछ भी ऐसा हमारे आगे ड्राफ्ट नहीं रखा जो हम कहीं कुछ नया है, वही था जो हम अगस्त ऑफर में देखते आ रहे थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको मना कर दिया, मतलब ये जो डिमांड थी, जो ड्राफ्ट था, इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कैंसिल कर दिया। ठीक है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने रिजेक्ट किया क्रिप्स प्रपोजल, और डोमिनेंस स्टेटस हमें नहीं चाहिए। देखो, डोमिनेंस स्टेटस की डिमांड हमने कब करी थी, 1928 में, और 1942 तक हमें डोमिनेंस स्टेटस तक ही बात चल रही है। ठीक है, मतलब कितना ज़्यादा ये फ्रस्ट्रेशन झेल रहे थे इस टाइम के लीडर, और आप समझ ही सकते हो। और जो नेहरू जी है वो तो यहाँ पर भड़क जाते हैं। 1940 में हमने अगस्त ऑफर में देखा, ये तो गांधी जी की लीडरशिप की थोड़ी लिहाज था, नहीं तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स को उसी टाइम ही पीट देते ये सारे के सारे लीडर। इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है यहाँ पर, यही चल रहा था डोमिनेंस स्टेटस। ठीक है, और मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया सिंगल इंडियन यूनियन की बात करी गई थी, क्योंकि जो मुस्लिम लीग है वो चाहता था सेपरेट नेशन। हिंदू महासभा जो थी उसने भी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि हिंदू महासभा ने क्या यहाँ पर बोला कि आप जो प्रोविंस और जो प्रिंसी स्टेट है उनको सेपरेट एक तरह से करने की कोशिश कर रहे हो, वो गलत है। और इंग्लैंड के जो उस टाइम पीएम होते हैं विंसेंट चर्चिल, अब एक जगह मैंने यहाँ पर देखा था कि विंसेंट चर्चिल भी नहीं चाहते थे कि क्रिप्स मिशन सक्सेसफुल हो, क्योंकि क्रिप्स मिशन को कोई ऐसा पावर ही नहीं दी गई थी। अब ये क्रिप्स था कौन, इसका नाम समटाइम्स पूछ लिया जाता है, वैसे देख लेना आप। तो जो क्रिप्स था ये एक प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड था। ठीक है, इंग्लैंड में प्रेसिडेंट था बोर्ड ऑफ ट्रेड का, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड, ये समटाइम्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये इसका नाम है स्टैफोर्ड क्रिप्स।
चलिए, अब क्रिप्स मिशन फेल हो चुका है, और क्रिप्स मिशन को फेल जब हुआ तो गांधी जी की एक स्टेटमेंट भी है, क्योंकि गांधी जी को कहा गया और इंडियन नेशनल कांग्रेस को कहा गया था कि वर्ल्ड वार 2 के बाद हम आपको यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो गांधी जी को लगा कि वर्ल्ड वार 2 पता नहीं कब खत्म हो, और आप हमारे से बात कर रहे हो, कोई बैंक डूब गया और ये मतलब ये एनपी हो चुका है, ऐसे समझ लो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, अब ये डूब चुका है, और यहाँ पर जो हमारा पैसा जमा है वो आप यहाँ पर ऐसे कह रहे हो हमें कि 15 साल का हमसे कोई चेक ले जाओ और ये पैसा बाद में क्लियर कर लेना। ठीक है, वर्ल्ड वार 2 का हमें पता नहीं कब खत्म हो, जापान हमारे बॉर्डर पर आकर खड़ा है, और आप हमसे बात कर रहे हो डोमिनियन स्टेटस की। तो ये तो वही बात हो गई, पोस्ट डेटेड चेक। तो ये स्टेटमेंट थी गांधी जी की। तो यहाँ पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाती है, और इसको लेकर यहाँ पर लॉन्च करा जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट। अब देखो, गांधी जी के 3 इंपॉर्टेंट मूवमेंट थे। एक हमने पढ़ा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, उसमें हमने क्या देखा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और जो भी ये मूवमेंट जहाँ जहाँ भी चला, और वैसे तो ऑल ओवर इंडिया चला था, इसमें हम ब्रिटिशर्स के जो गुड्स हैं उसका बायकॉट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था जिसको लेकर हमने जो लॉज बनाए गए थे ब्रिटिशर्स के, है ना, उसको हमने ब्रेक करा, लाइक एज जैसे डांडी मार्च हमने देखा था। और फिर ये यहाँ पर गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी वापस ले लेते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस कब लेते हैं? जब चोरा चोरी की घटना हो जाती है 1922 में। और ये 1931 गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च को साइन करा जाता है। उसके बाद गांधी जी को यहाँ पर इरवन एक डिमांड रखते हैं कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करो। फिर यहाँ पर जो डिमांड होती है वो नहीं मानी जाती, तो गांधी जी गुस्से में आते हैं 1935 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस, और मीटिंग को बिल्कुल यहाँ पर आधा अधूरा ही छोड़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब वापस आते हैं तो फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करते हैं, लेकिन ये फेल हो जाता है। अब गांधी जी ने कहा कि यहाँ पर हमने बायकॉट करके भी देख लिया गुड्स का, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट्स में हमने लॉज भी ब्रेक करके देख लिए, लेकिन अब हम लोग जो करेंगे वो हम लोगों को भी नहीं पता। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का भी एक तरह से सहारा लेंगे, या फिर आप ऐसे करो कि इस दोनों मूवमेंट को ज्वाइन करके यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट लाया गया था कि बायकॉट भी करेंगे हम आपके गुड्स का, साथ साथ हम आप लॉज भी ब्रेक करेंगे। इंडिविजुअल सत्याग्रह भी मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका हूँ, दिल्ली चलो। ठीक है, तो इस तरह से ये क्विट इंडिया मूवमेंट आया। क्विट इंडिया जो मूवमेंट था वो वर्धा से स्टार्ट हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, क्रिप्स मिशन फेल हो चुका है। गांधी जी और जो कांग्रेस की एक वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है 14 जुलाई 1942 में वर्धा में, यहाँ पर डिसाइड करा जाता है कि अब क्विट इंडिया रेजोल्यूशन हम यहाँ पर लेकर आएंगे। ठीक है, और ये फाइनली पास करा जाता है 8 अगस्त बॉम्बे में। और बॉम्बे में कहाँ करा जाता है ये याद रखना, ग्वालियर टैंक एक जगह है, ग्वालियर टैंक, वहाँ पर ये रेजोल्यूशन पास करा जा रहा है कि अब हम क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करेंगे। ठीक है, अब जब जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होता है तो ब्रिटिशर्स अगले दिन ही 9 अगस्त 1942 को सभी लीडर्स को जेल में डाल देते हैं। अब यहाँ देखो, सिंगल स्वीप, सभी लीडर्स को जेल में डाल दिया। गांधी जी को जेल में डाल दिया, नेहरू जी, पटेल जी, मौलाना आज़ाद, सरोजनी नायडू, और जितने भी लीडर्स थे उनको जेल में डाल दिया। गांधी जी, कस्तूरबा गांधी जो इनकी वाइफ थी, सरोजनी नायडू को आगा खान पैलेस में रखा गया, जवाहरलाल नेहरू जी को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बंकीपुर जेल में, जयप्रकाश नारायण जी को हाजिरबाग जेल में। अब यहाँ पर कुछ लीडर्स होते हैं उनको जेल में डाला जाता है, लेकिन ये भागने में कामयाब हो जाते हैं, लाइक जैसे पटवर्धन जी हैं, अरुणा असफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, छोटू भाई पुरानिक, बीजू पटनायक, आरपी गोयनका, और ये सारे के सारे जेल से भाग जाते हैं। अब ये जेल से भागकर यहाँ पर कुछ अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक जैसे पैम्पलेट्स वगैरह छुपवाते हैं, पैम्पलेट्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑल ओवर द इंडिया, लोगों को यहाँ पर प्रेरित करते हैं कि आप, एक मास मूवमेंट है क्विट इंडिया मूवमेंट, आपको हमारे साथ बढ़ चढ़ कर सहयोग करना होगा। और इंडिया के लोग भी यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, ब्रिटिशर्स की जो एक्टिविटीज़ थी उससे तंग आ चुके होते हैं यहाँ के लोग। ठीक है, और पैम्पलेट्स वगैरह मिल रहे हैं, और एक मास मूवमेंट लॉन्च हो चुका है। साथ साथ जो यहाँ न्यूज़पेपर है, लाइक एस यहाँ पर देखो हरिजन, और जो एक नेशनल है हेराल्ड है, ये भी कॉन्टीन्यूसली चल रहा था। और यहाँ पर जो एक तरह से एक्टिविटीज़ बताई जा रही थी कि जो ब्रिटिशर्स हमारे खिलाफ कर रहे हैं। ठीक है, सभी के सभी लीडर्स को जेल में डाल दिया, और टीयर गैस का यूज़ कर रहे हैं ये क्विट इंडिया मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए, और लाठीचार्ज करी जा रही है। साथ साथ यहाँ पर देखो 10,000 के आसपास तो लोग भी मर जाते हैं, प्रेस को स्टॉप कर देते हैं। अब इंडिया वाले इतने यहाँ पर
मॉडर्न हो चुके हैं, इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो ब्रिटिशर्स की है उसको भी ये कहीं ना कहीं हैक कर रहे हैं। तो एक पर्सन है उषा मेहता, इन्होंने जो रेडियो है उसको हैक कर लिया, उसकी फ्रिक्वेंसी को हैक कर लिया और ब्रॉडकास्ट किया मैसेज। ये ब्रिटिशर्स की अब समझ से परे आ चुका था ये आंदोलन, यहाँ पर जो एक्टिविटीज हो रही थी, ठीक है। अब टीयर गैस यूज कर लिया, 10,000 के आसपास लोग मर गए, फिर भी ये आंदोलन शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। अब मैंने आपको बताया था गांधी जी की एक फिलोसफी थी कि एक मूवमेंट को हम यहाँ पर लॉन्च करेंगे, जब ये मूवमेंट कुछ हद तक लोगों तक पहुंच जाएगा उसके बाद गांधी जी आकर ज्वाइन करेंगे, फिर ये बनता है मास मूवमेंट। अब गांधी जी ने ठीक ऐसा ही करा। 1943 में गांधी जी ने 21 दिन का फास्ट रख लिया। अब इसको लेकर लोग ज़्यादा भड़क गए, ठीक है। अब जब लोग ज़्यादा भड़के भड़के और गांधी जी की जो कंडीशन है वो क्रिटिकल हो गई, तो फिर गांधी जी को रिलीज़ कर दिया गया, ठीक है। और ये इसके इस प्रोटेस्ट के इन बिटवीन जो वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 मेंबर थे उन्होंने भी रिजाइन दे दिया, एचपी मोदी, एनआर सरकार और एमएस एनी। ये तीनों पर्सन का नाम याद रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो लॉर्ड वेवल हैं वो वायसरॉय की जो पोजीशन है उसको संभालते हैं, और सारा का सारा जो ये क्विट इंडिया मूवमेंट था ये कहीं ना कहीं हद तक एक सक्सेसफुल मूवमेंट होता है गांधी जी का। और इसको देखकर जो ब्रिटिशर्स हैं उनको लगने लग जाता है कि अब हमारा समय नज़दीक आ गया, क्योंकि 1943 में एक फेमाइन आता है बंगाल में, और इसमें लाखों लोग भूखे मर जाते हैं, मतलब बहुत कंडीशन ख़राब हो जाती है, ठीक है। कंडीशन ख़राब होती है, सूखा पड़ जाता है। अब ऊपर से बंगाल के जो लोग हैं वो चावल खाने के बहुत शौकीन होते हैं। अब म्यांमार को कब्जा लेता है कौन? जापान। और म्यांमार से चावल आते थे उस ड्यूरेशन में, तो जापान यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ करता नहीं है, और जापान तो ऑलरेडी हमारी बाउंड्री पर खड़ा है, कभी भी इंडिया पर अटैक कर सकता है। तो बंगाल के लोग परेशान हो जाते हैं। कुछ यहाँ पर ब्रिटिशर्स की जो एक पॉलिसी थी जिसको हम कहते हैं कमर्शलाइजेशन, जो फार्मिंग में कमर्शलाइजेशन होता है ना, ये इंडिगो वर्कर्स धक्के से यहाँ पर खेती, अगर जो ये जगह है यहाँ पर इंडिगो की खेती करवा रहे हैं, और यहाँ पर इंडिगो की अगर खेती होगी तो ऑब्वियसली ये बंजर हो जाएगी ज़मीन आफ्टर सम टाइम, लेकिन ब्रिटिशर्स धक्के से कर रहे हैं, ठीक है चीज़ें। तो इसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, और जो भी यहाँ पर अनाज वगैरह लगाया जा रहा था वो ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वार 2 में अपने जो सोल्जर्स हैं उनके लिए लेकर जा रहे थे। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमाइन आ जाता है बंगाल में 1943 में, और ये जो आंदोलन है ये बहुत ज़्यादा पीक पे चला जाता है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। क्विट इंडिया मूवमेंट एक सक्सेसफुल मूवमेंट था। इसके बाद हम पढ़ेंगे राजा गोपालाचार्य का जो एक फार्मूला आया था, वेवल्स प्लान आया था, बहुत सारी चीज़ें जो अभी डिस्कस करनी है। 1947 तक हम लोग पहुंच चुके हैं अप्रोक्सीमेटली, अभी हम 1943 तक है, तो 4 साल में बहुत कुछ चीज़ें हुई थी। ये हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपको कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग कुछ भी, अगर आपको समझ नहीं आ रहा या आपको कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें आपको लगा है कि हाँ यहाँ हमें डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और जो आपके क्वेश्चन है, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, वहाँ पर आपको लगता है कि वो क्वेश्चन में समटाइम्स हमें लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए था, मैंने ये पढ़ाया कि सर ने ये पढ़ाया था कि, और ये क्वेश्चन का आंसर ये है, तो आप वो पोस्ट भी कर सकते हो। तो जो भी आपके डाउट्स हैं आप पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।